सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। तो ये इनकम टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, तो आइए इस चीज़ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ नोट्स लिखा है। तो फॉर अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। मान लीजिए मिस्टर एक्स वो इंडिया में रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, वो कुछ दिन के लिए जर्मनी जाते हैं, जर्मनी से उनको 5 लाख रुपये का कमाई होता है, फिर वो स्पेन जाते हैं, वहाँ से उनको 10 लाख रुपये का कमाई होता है, इंडिया आते हैं, वहाँ से उनको 20 लाख रुपये का कमाई होता है। तो इन दैट केस 20 लाख रुपये का इंडिया का कमाई प्लस 15 लाख रुपये का स्पेन का कमाई प्लस 5 लाख रुपये का जर्मनी का कमाई सब मिला करके 40 लाख रुपया होता है। ये 40 लाख का 40 लाख रुपया इंडिया में टैक्सेबल होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर अगर इंडिया वाला टैक्स ले लेता है जर्मनी वाला इनकम के ऊपर तो क्या जर्मनी वाला छोड़ देगा? तो इसका ये जो सवाल है इसका आंसर मैं बाद में दूंगा। इसके लिए अलग टॉपिक होता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करके DTAA। ठीक है, हम लोग को देखना होगा इंडियन गवर्नमेंट का जर्मनी का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, क्या एग्रीमेंट्स वगैरह बना है, उसका हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल जान के रखिए कि ये पैसा आप अगर इंडिया में रेसिडेंट हो एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो तो चाहे कहीं से भी आप कोई भी पैसा कमाओ वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल जरूर होगा। ठीक है, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया। सेकेंड, फॉर अ नॉन रेसिडेंट जो कि भारत में रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, उसके लिए ओनली द इंडियन इनकम इज टैक्सेबल। सिर्फ भारत से वो जो कमाई कर रहा है सिर्फ नॉन रेसिडेंट का इंडियन इनकम पे ही टैक्स लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर जॉन एक ऑस्ट्रेलियन है, उनको ऑस्ट्रेलिया से 20 लाख रुपए का कमाई हुआ, लेकिन उनका इंडिया में भी एक बिजनेस है, तो इंडिया वाला बिजनेस से उनको 10 लाख रुपए का कमाई हुआ, तो मिस्टर जॉन को पूरे 30 लाख के ऊपर इंडिया में टैक्स नहीं देना है। उनका सिर्फ इंडिया वाला जो बिजनेस इनकम है 10 लाख रुपया का, सिर्फ वही इनकम इंडिया में टैक्सेबल माना जाएगा और ऑस्ट्रेलिया वाला इनकम पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। और वैसे भी इंडियन गवर्नमेंट को एक्चुअली में ये पावर ही नहीं है कि विदेश में जो इनकम अराइज कर रहा है किसी भी व्यक्ति का उसके ऊपर टैक्स लगाने का उसको कोई अधिकार नहीं है, खासतौर पर नॉन रेसिडेंट के केस में। तो देयरफॉर हम लोगों को ये देखना है कि भारत से उस नॉन रेसिडेंट ने कितना पैसा कमाया। जितना पैसा आप इंडिया से कमाओगे बस उसी पैसे के ऊपर आपको टैक्स लगेगा इंडिया में। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि फॉर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया the taxability of income is similar to a non-resident except in case of a business set up outside India but controlled from within India। दोस्तों थर्ड पॉइंट का क्या मतलब हुआ? थर्ड पॉइंट का मतलब है कि कोई अगर व्यक्ति भारत में रेसिडेंट है लेकिन वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है तो इन दैट केस द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इज सिमिलर टू ए नॉन रेसिडेंट। मतलब अगर आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया हो करंट ईयर में तो आपका टैक्सेबिलिटी के रूल्स पूरी तरीके से नॉन रेसिडेंट वाला फॉलो होगा। यानी कि कोई इनकम आप इंडिया से कमाओगे तभी आपको टैक्स देना होगा, अगर आप इंडिया से कमाओगे नहीं तो आपको इंडिया में कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट में नॉन रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट का ये जय वीरू का जो दोस्ती है वो टूटता है। कहाँ पे टूटता है देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ बिजनेस सेटअप आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम विद इन इंडिया। एक ऐसा बिजनेस जो कि इंडिया के बाहर आपने सेटअप किया, एस्टैब्लिश किया, लेकिन आप इंडिया के अंदर से कंट्रोल कर रहे हो, वहां पे ये जय वीरू का दोस्ती टूटता है। वहां पे क्या सिचुएशन होता है देखिए, वहां पे नॉन रेसिडेंट सिंस उसका ये कमाई डायरेक्टली इंडिया का कमाई नहीं है तो वो कोई टैक्स नहीं देता है, लेकिन रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए ऐसा बिजनेस का कमाई पर टैक्स देना पड़ता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोई बिजनेस जो कि इंडिया के बाहर एस्टैब्लिश हुआ है लेकिन इंडिया के अंदर से कंट्रोल हो रहा है तो वैसा बिजनेस के केस में आपको चेक करना है कि किसके लिए टैक्सेबिलिटी राइज करेगा। नॉन रेसिडेंट के लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, जो भी टैक्सेबिलिटी है वो पूरी तरीके से रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए द इनकम ऑफ सच बिजनेस, मैंने इसीलिए लिखवाया द इनकम ऑफ सच बिजनेस इज नॉट टैक्सेबल फॉर अ नॉन रेसिडेंट। ऐसा बिजनेस का कमाई
नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, बट इट इज टैक्सेबल इन केस ऑफ द रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अब जैसे यहाँ पे मैंने बात यूज किया कि नॉन रेसिडेंट के लिए खाली इंडियन इनकम पे ही टैक्स अराइज करेगा, टैक्सेबिलिटी अराइज करेगा, तो सवाल ये है कि इंडियन इनकम आप बोलोगे किसको? तो उसके लिए इनकम टैक्स का वेरियस प्रोविजंस हैं, वो इस बात को क्लियर करता है किस इनकम को आप इंडियन इनकम बोलोगे और किस इनकम के ऊपर नॉन रेसिडेंट को जो है इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने नोट देकर के यहाँ पे डिस्कस किया है, तो नोट देकर के मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे मैंने बोला इनकम विच एक्रूज और अराइजेस इन इंडिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। एक्रूज और अराइजेस इन इंडिया, एक्रूज और अराइजेस इन इंडिया का मतलब अर्नड इन इंडिया, ठीक है। जो इनकम आप इंडिया से अर्न करोगे वो इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, इंडिया में कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, तो आपका जो सैलरी इनकम है इट इज एक्रूइंग और राइजिंग इन इंडिया, वो इंडिया में एक्रू और राइज कर रहा है। आप रिटायर्ड पर्सन हो, आपको इंडिया का एम्प्लॉयर से पेंशन मिल रहा है, तो वो इनकम भी क्या हो रहा है, इंडिया में एक्रू या राइज कर रहा है। आपका इंडिया में प्रॉपर्टी है, उसको आपने सेल किया, उससे कैपिटल गेन अराइज किया, वो इनकम भी इंडिया में एक्रू और राइज किया। यानी कि एक्रूज और राइजेस इन इंडिया का मतलब होता है अर्नड इन इंडिया, कहां पे आप कमाए हो, कहां से। दूसरा, और ये कंडीशन अगर नहीं भी सेटिस्फाइड होगा तो सेकंड कंडीशन देखना होगा आपको, तीनों में से कोई सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आपका इनकम इंडियन इनकम मान लिया जाएगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो सेकंड कंडीशन है deemed to accrue or arise in India। deemed to, what is the meaning of the term deemed to? deemed to का मतलब होता है मान लेना, मतलब इनकम टैक्स ये मान लेगा कि अगर कोई भी इनकम accrue और arise in India हुआ है, कोई कुछ सिचुएशन में वो मान के चलता है कि ये इनकम इंडिया में accrue और arise कर चुका है, तो इन दैट केस वहां पे आपको लेकिन टैक्स लग जाएगा। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मान के चलिए मिस्टर एक्स का दिल्ली में एक फ्लैट है, वो इंडिया छोड़ करके बस जाते हैं जाकर के लंदन में, उनका एंटायर फैमिली लंदन में रह रहा है। दिल्ली वाला जो उनका जो फ्लैट है उसको वो भाड़ा पे लगा देते हैं, रेंट पे लगा देते हैं। रेंट उनको फॉरेन बैंक अकाउंट में रिसीव होता है। यहाँ पे उनका दिल्ली अपार्टमेंट में जो उनका टेनेंट है वो डायरेक्टली एनईएफटी कर देता है उनके फॉरेन बैंक अकाउंट में। तो ये जो रेंटल इनकम है अराइजिंग फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, ये मान लिया जाएगा डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। क्यों माना जाएगा डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया? इसलिए माना जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी कहाँ है दोस्तों, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया में है। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें एक पॉइंट ये था मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ये सब चीज से रिलेटेड कोई भी इनकम अगर अराइज करेगा तो मान लिया जाएगा कि वो आप इंडिया से ही आपको मिला है। तो इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। तीसरा पॉइंट है रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब आपको या तो डायरेक्टली मिला है हाथ में इनकम इंडिया में, या फिर डीम्ड टू एक्रू और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इनकम इन इंडिया, मतलब आपको अगर किसी सिचुएशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेगा कि ये इनकम जो है आपको मिल चुका है, आपके हाथ में मिल चुका है, तो जहां जहां ये तीसरा कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि मान के चलिए एक आदमी है मिस्टर जॉन, वो क्या करता है, कुछ दिन के लिए इंडिया में आता है, काम करता है, फिर वो ऑस्ट्रेलिया वापस चला जाता है। तो उसका जो इंडिया में जो एम्प्लॉयर है वो उसका सैलरी इनकम को क्या करता है, इंडिया में एक बैंक अकाउंट खुलवाता है उसके नाम पे, और इंडियन बैंक अकाउंट में उसका सैलरी इनकम को क्रेडिट कर देता है। तो दोस्तों हाथ में तो उसको पैसा नहीं मिला, कैश नहीं मिला इंडिया में, लेकिन इंडिया का किसी बैंक अकाउंट में उसको पेमेंट उसने रिसीव किया। तो फर्स्ट टाइम रिसीव अगर इंडिया के अंदर हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि आपका इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है, मान लिया जाएगा कि आपने इस पैसे को इंडिया में रिसीव किए हो, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको इंडिया में टैक्स लग जाएगा। तो आप देखिए सिचुएशन क्या हो रहा है, आपने कुछ नहीं किया, आप खाली कुछ दिन के लिए इंडिया आए, जॉब किए कुछ दिन के लिए, आप वापस चले गए अपने देश, तो लेकिन फिर भी आपने सिंस इंडिया का किसी बैंक अकाउंट में आपने पैसा रिसीव किया तो यहाँ पे आपको टैक्स लेकिन लग गया। तो ये सिचुएशंस आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स काफ़ी हैं। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, जिसमें मैं और क्लियर करूंगा किस तरीके से ये टैक्सेबिलिटीज राइज करते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू दोस्तों। मैं कुछ ऐड कर देना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आ रहा है स्टूडेंट लोगों से, तो मैं कुछ क्वेश्चंस का क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। मान लीजिए इंडिया का एक न्यूरो सर्जन है, उनको दुबई से कॉल आता है कि सर जी आइए यहाँ पे कुछ पेशेंट्स हैं, उनको ट्रीटमेंट करवा दीजिए। तो इंडिया का डॉक्टर जाता है दुबई में, वहाँ पे जा करके वो क्या करता है, पेशेंट को देखता है, ट्रीटमेंट करता है, फिर वापस अपने देश में आ जाता है। दुबई का एम्प्लॉयर उसका इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट कर देता है। ये पैसा भी इंडिया में क्या हो जाएगा, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। मेरे प्रीवियस एग्जांपल में डीम टू एक्रू और अराइज भी माना जाएगा, और यहाँ पे डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया भी माना जाएगा मिस्टर जॉन के केस में, जो कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ दिन के लिए इंडिया में आकर के सर्विस दे करके अपने देश वापस चले जा रहे थे। उस केस में भी सेम टू सेम होगा। इंडियन बैंक अकाउंट में अगर उनको पैसा रिसीव हुआ तो डीम टू बी रिसीव भी हो गया, उन्होंने सर्विस इंडिया में दिया तो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया भी होगा। तो देखिए डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया के केस में आपको बस इतना चेक करना है कि आपने सर्विस कहाँ दिया। आपने अगर सर्विस इंडिया के अंदर दिया तो डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगा, और अगर पैसा इंडियन बैंक अकाउंट में रिसीव किए तो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया आपके सिचुएशन में यहाँ पे होगा। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। मान के चलिए कि इंडिया का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, वो जापान का कोई आदमी है, उससे वो सॉफ्टवेयर जो है वो परचेज कर लिया, खरीद लिया। तो यहाँ पे भी जो सर्विस है, यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ काम वाम हो रहा है, तो इंडिया में ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, इंडिया से ये सामान जो है ये बेचा गया, तो यहाँ पे भी माना जाएगा कि ये इंडियन इनकम है। तो आप कहीं पे भी किसी को भी आप ये करोगे तो आपको ये इनकम जो है इंडिया में ही राइज करेगा, तो ऐसा माना जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय चैनल।